Hello everyone. Today we will discuss about the introduction of chapter 5, that is, and the name of the chapter is data handling. Okay. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डाटा. डाटा होता क्या है? डाटा द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली विद स्पेसिफिक पर्पस. क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जब हम उसे न्यूमेरिकली यानी नंबर्स में उसे स्पेसिफाई किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसे का प्रयोग करते हैं तो वो उसे हम डाटा कहते हैं. अब डाटा मीन्स कि जैसे किसी प्लेयर ने रन बनाए, फर्स्ट इनिंग में उसने 30, 40, 10, 15, ठीक है, 4 प्लेयर्स हैं, उन्होंने रन बनाए एंड सेकंड इनिंग में इतने रन्स बनाए, ठीक है ना. तो इस तरीके से अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाटा. ओके. अब जो डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी उस डाटा को हम कितने वे में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डाटा जो है, अब इसको हम 2 तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं. एक तो होते हैं प्राइमरी डाटा और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा होते हैं जो कि हम खुद इकट्ठा करते हैं और सेकेंडरी डाटा उसको कहते हैं कि हमारे इकट्ठे हुए डाटा को कोई दूसरा पर्सन जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा में क्या होगा कि एक टीचर जो है वो मेंटेन करता है अपना रजिस्टर, ठीक है, हर और हिज रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर. ओके. अब वो अटेंडेंस रजिस्टर में क्या लिखता है? एब्सेंट और प्रेजेंट मार्क करता है. ओके. सो एक टीचर ने जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो एक रजिस्टर बनाया जाता है. उस रजिस्टर को पूरा प्रिपेयर जो है वो एक टीचर ने, जिसका नाम ए है, चलो ए टीचर ने वो उसको कंप्लीट कर दिया. अब क्या हुआ कि ए टीचर जो है उसके घर में कुछ इमरजेंसी काम आ गया, लेकिन उससे छुट्टी पे जाना पड़ा. तो क्या हुआ, अब वो जो रजिस्टर है वो बी टीचर को मिल गया. अब बी टीचर को उतना काम तो नहीं करना पड़ेगा ना जितना उस ए टीचर ने किया, क्योंकि उसने तो रजिस्टर को मेंटेन भी किया, उस पर कवर भी चढ़ाया, उसमें अटेंडेंस भी उसने रेगुलर ले रखी है. अब सेकेंडरी बी टीचर, अगर हम ये वाला जो रजिस्टर है अब कौन यूज कर रहा है? बी टीचर. लेकिन बी टीचर को अब उतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना ए टीचर ने किया. वो सिंपली उसका रजिस्टर लेगा और उसमें सिर्फ एब्सेंट और प्रेजेंट जो है वो मार्क कर देगा. सो ये होते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा की जो मेन पर्सन बनाता है और सेकेंडरी डाटा जो कि डाटा तो बन चुका है, बस उसे यूज कर रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा होते हैं, ठीक है. अब एक डाटा हैंडलिंग में हम एक वर्ड पढ़ते हैं, रेंज. अब ये रेंज क्या होती है? लेट्स सपोज कि वी हैव सम डाटा या सम मार्क्स या सम रन्स 30, 40, 50, 10, 90 and these are given. Okay. Now what is range? Difference of highest and lowest marks is value, ठीक है ना, is called range. अब जैसे कि मान लो कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. अब वी विल चेक इसमें हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है. हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है? 90. 90 में अब इसमें लोएस्ट कौन सी है? 10 है. तो 90 में से 10 माइनस किया, 80 आया. अब जो ये 80 आया दैट इज कॉल्ड रेंज. इसे कहते हैं हम रेंज. ओके. इसके बाद अब एक वर्ड हम पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक नंबर जो जितनी ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन कम. कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, सो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इस वर्ड से हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कि देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड by 9 students in math out of 10.
9 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 10 में से मार्क्स लिए हुए हैं, और मार्क्स की जो एग्जाम्पल मार्क्स में हमें रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 4 3 4 7 3 4 5 4 4, ये हमने सब कुछ नंबर्स ले लिए। ठीक है, तो इसका हम कैसे टेबल बनाएंगे, इसको कैसे कलेक्ट करेंगे डाटा को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्स। ओके, अब मार्क्स हम देखो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 सबसे कम वैल्यू 3 है, तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 4 5, अगर हम चेक करें इसमें 6 तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हमारा बनता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मीन्स जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब 3 चेक करते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 लगा दिए इसके बार्स। ठीक है, उसके बाद 4 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 इज यूज, तो 1 2 3 4 एंड 5 से इसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जब हम 5 का ग्रुप बना देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है काउंट करना। उसके बाद हमारे पास 5 जो है, हाउ मेनी टाइम्स 5 कम्स, 1 टाइम, एंड हाउ मेनी टाइम्स 7 कम्स, दैट इज ऑल्सो 1 टाइम। नाउ अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स हैं, अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 मार्क्स लिए, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने 4 मार्क्स लिए, तो यहां से काउंट करो 1 2, यानी कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 मार्क्स लिए। ये कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स लिए। 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने 5 मार्क्स लिए, और 1 ही ऐसा है जिसने 7 मार्क्स लिए। तो यहाँ पे अब 9 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इन्हें काउंट करें 5 और 2 7 8 एंड 9 हो गए 9 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा क्या होता है, अब अगर हमारे पास थोड़े नंबर हैं, थोड़ा डाटा है, तो हम उसका टेबल ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो डाटा है वो एक लार्ज फॉर्म में है, इफ डाटा इज वेरी लार्ज, सो वी पुट डाटा इन ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। अब देखो कि हमारे पास रैंडमली हम कोई भी मार्क्स ले लें, जैसे कि 5 ले लिया, ओके 5 ले लिया, 30 40 10 20 10 10 40 40 10 10, ये कुछ डाटा है हमारे पास। अब हमें इसको ग्रुपिंग कैसे करना है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं कि देखो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे इनके, क्या हो जाएंगे 0 से 10, ये ग्रुप बन गया एक। नेक्स्ट 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 एंड देन 40 to 50। ठीक है, अब क्योंकि 40 से 50 से ज्यादा तो नंबर है ही नहीं है इसमें, 40 से 50 तो बनाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो ये जो 0 से 10 है ना, जो हमने लिखा यहाँ पे देखते हैं, ये 0 से 10 लिखा हमने, तो 0 जो होती है ना उसे कहते हैं हम लोएस्ट या लोअर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। और ये जो 10 है ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, और 0 से 10 ये चीज जो हमने लिखी इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। इसे क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ओके, अब अगर हम चेक करें कि और इसका जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द विड्थ और साइज। विड्थ और साइज कब होगा, विड्थ और साइज किसे कहते हैं, जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो वो जो डिफरेंस होता है वो उसका विड्थ और
साइज होता है। जैसे कि मान लो यहाँ 10 और 20 था, तो 20 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो वो जो होगा उनका डिफरेंस जो होगा, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होगा उसे हम विड्थ और साइज कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है कि मिड पॉइंट। अब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। इसे क्या कहते हैं? मिड पॉइंट लिख देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारे पास द क्लास मार्क क्या हो जाएंगे हमारे पास? अगर हम क्लास मार्क निकालें 20 और 30 का क्लास मार्क निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 प्लस 30 अपॉन 2 मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का सम करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 50 अपॉन 2। अगर हम इसे काट दें तो ये कितने से कट जाएगा? 25 से। तो दैट मीन्स क्लास मार्क हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया। ओके। अब यहाँ पे ये हमने टेबल बनाया था, इसको चेक करते हैं। 0 से 10। अब 0 से 10 वाले ग्रुप में यहां से देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्या बनाएगा? हमारा टैली मार्क बनेगा। और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अब 0 से 10 में कितने देखो 5 जो है वो 0 से 10 के ग्रुप में आएगा, तो 1 टाइम, अगेन 1 टाइम। और ये जो 10 है ना, ये 10 जो है इसमें काउंट नहीं होगा। वो जो हमारी ये अपर लिमिट होती है वो यहां नहीं, यहां पे काउंट होगी। समझ आई? यानी कि यहां पे हमें जो नंबर लेने हैं वो 0 से 9 तक ही लेने हैं। यहां पे हमें 10 से 19 तक लेने हैं। यहां पे 20 से 29 तक लेने हैं। यानी ये जो ये नंबर है ना, ये अगले में ही हम इसे यूज करेंगे। तो अब ये देखो 5 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो दैट मीन्स 2 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में है। 10 से 20 के बीच में चेक करते हैं। 10 से 20 में ये 1 2 3 4 5 5 बार 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। ये ग्रुप हो गया। अब दैट मीन्स कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं। अब 20 to 30 चेक करते हैं। 20 to 30 में 1 ही है क्योंकि ये 20 यहां नहीं, यहां काउंट होगा 1। तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स हैं। और 30 to 40 दैट इज ऑल्सो 30 to 40 क्या हो जाएगा? 30 या 40 तो अगले में काउंट होगा। तो 30 में भी 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके 30 से 40 के बीच में मार्क्स हैं। और 40 to 50 चेक करते हैं। 1 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 to 50 मार्क्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखो मार्क्स, ये मार्क्स हो गए, ये स्टूडेंट्स हो गए हमारे मार्क्स। हमारे ये दिए हुए हैं। टैली बार यूज करके हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इस ग्रुप में है मार्क्स और जिनके इस ग्रुप में है। ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है वो आता है नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये नया टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम डाटा को हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा वी कैन रिप्रेजेंट हियर। सो हियर 1 2 3 एंड 4 टाइप्स हमने पढ़ा है। एक तो पिक्टोग्राफ की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं डाटा को। सेकेंड वन बार ग्राफ हो सकता है, वो बार ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं। थर्ड डबल बार ग्राफ,
and fourth one is that is histogram. So one by one we will discuss about these. So first of all we will come to the सबसे पहला है हमारा पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या होता है कि जिसमें हम डाटा को, जो भी हमें गिवन डाटा है उसको किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज कि ये पेंसिल है हमारे पास. ठीक है, ये पेंसिल है और ये जो वन पेंसिल है ना, वन पेंसिल यानी ये सिंबल जो है एक पेंसिल का नजर आ रहा है, ये एक पेंसिल को मैंने 10 पेंसिल्स के इक्वल मान लिया. ठीक है. सो इफ वी हैव सम डाटा कि अमित के पास 40 पेंसिल्स हैं, सचिन के पास 30 पेंसिल्स हैं और अंकित के पास 20 पेंसिल्स हैं. ठीक है ना. तो एक तो है कि हम अमित का, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने वन अमित का नाम लिख लिया, उसके बाद सचिन आया, उसके बाद अंकित आया. ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना. एक कॉलम तो हमारा नेम्स का बन गया. ठीक है, ये नेम्स का हो गया. सेकंड में अब हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स बतानी है. अब देखो पेंसिल्स बनाने के लिए अमित के पास 40 पेंसिल्स हैं, या तो मैं यहां अमित के पास 40 पेंसिल्स मुझे ड्रॉ करनी पड़ेंगी, या फिर मैं क्या करती हूं, इस एक पेंसिल को ना 10 पेंसिल्स के इक्वल मान लेते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स अब मुझे अमित के लिए कितनी पेंसिल्स बनानी पड़ेंगी, 40 पेंसिल्स हैं उसके पास टोटल. तो यहां पे मुझे अब कितने सिंबल बनाने होंगे पेंसिल के, 4 सिंबल बनाने होंगे, क्योंकि बिकॉज आई हैव वन पेंसिल डिनोटेड बाय 10 पेंसिल्स, क्योंकि मैंने एक पेंसिल को 10 के बराबर मान लिया. तो 1 2 3 4. अब ये मेरे पास टोटल पेंसिल्स जो आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे टोटल कितनी आ गई, 40 पेंसिल्स आ गई. अब ऐसे सचिन के पास 30 है तो मुझे कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, मैं आई विल ड्रॉ 3 सिंबल्स बिकॉज वन सिंबल इज डिनोटेड 10 पेंसिल्स. ठीक है ना. तो मुझे 30 के लिए कितने सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3, यानी कि 3 पेंसिल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी. ठीक है. और अंकित के पास 20 है तो आई विल ड्रॉ 2 साइंस ऑफ पेंसिल्स. ठीक है, तो दैट इज 20. सो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो होता है पिक्टोग्राफ, सेकंड वन होता है हमारा बार ग्राफ. अब बार ग्राफ समझते हैं क्या होते हैं. कि बार ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है कि बार ग्राफ कब बनते हैं, कि जब हम 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. कंपेयर करते हैं मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमने ये, ठीक है, ग्राफ जब भी बनाते हैं तो देखो ये ओ एक्स एक्सिस होता है और ये वो ओ वाई एक्सिस होता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें डाटा गिवन होगा, यहाँ पे मान लो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स दे दिए और यहाँ पे हमें मार्क्स दे दिए. ओके. सो अब देखो ये मैं आपको ग्राफ पे समझाना ज्यादा बेटर समझती हूँ. देखो ये ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे हमें ये ग्राफ कैसे यूज करना होता है. ये जो ग्राफ में आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, तो ये पूरा बॉक्स अगर हम देखें तो इसमें 10 स्क्वायर्स ऐसे हैं और 10 ही ऐसे हैं. ठीक है. तो यानी कि इस स्क्वायर को हमें एज्यूम करना होता है कि एक बॉक्स को हम कितने के इक्वल मान रहे हैं, उसी की इक्वालिटी पे हमने पूरे ग्राफ को इक्वल बनाना होता है. ओके. सो और बार ग्राफ में क्या होता है कि गैप शुड बी इक्वल. इसमें जो गैप होगा ना वो इक्वल होना चाहिए. कि अगर हमने यहाँ पे वन बॉक्स को लेफ्ट छोड़ा है तो यहाँ पे भी हम एक बॉक्स को ही छोड़ेंगे. ठीक है. तो जो गैप होगा वो इक्वल होगा. और विड्थ ऑफ बार, यानी कि ये जो विड्थ है बार की, इसे बार कहते हैं,
ये बार होता है, इसे विड्थ कहते हैं। तो ये भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया इस पे, तो ये हमारी ओ वाई एक्सिस हो गई और ये ओ एक्स एक्सिस हो गई और ये ओ वाई हो गई। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स लिख दिए, यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिए। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इंग्लिश और मैथ, और इंग्लिश में क्या है, बच्चे ने 5 मार्क्स लिए। तो अब ये देखो, ये जो पूरा बॉक्स है हमने इक्वल माना इसको 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के इक्वल माना। यानी कि इंग्लिश में बच्चे ने, तो हम यहां से 5 तक आएंगे, ये देखो 5 है सामने, तो यहां तक एक पूरा बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गए इंग्लिश के मार्क्स। अब उसने मैथ में कितने मार्क्स, देखो हमें ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है कि बच्चे ने मैथ में कितने मार्क्स लिए हैं, 10 मार्क्स लिए हैं। तो हमने एक बॉक्स बीच में छोड़ दिया, यहां भी एक बॉक्स जो है वो छोड़ दिया। यानी गैप शुड बी इक्वल, गैप इक्वल होना चाहिए हमारे पास। ये नहीं है कि यहाँ पे एक छोड़ा यहाँ पे 2 छोड़ देंगे, नहीं। अगर हमने यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा है तो यहाँ पे भी हमने एक बॉक्स ही छोड़ना है। तो इसे कहते हैं सिंगल बार ग्राफ। इस ग्राफ में हमें ये शो रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चे ने इतने मार्क्स लिए और मैथ सब्जेक्ट में बच्चे ने इतने मार्क्स लिए। ओके, इसके बाद अब हमारे पास आता है सेकेंड, जो थर्ड होता है वो होता है डबल बार ग्राफ। अब ये तो सिंगल बार ग्राफ था कि यहाँ पे इंग्लिश के और यहाँ पे मैथ के, ठीक है ना, ये ऐसे था। ये 5 मार्क्स लिए और यहाँ पे उसने 10 मार्क्स लिए। तो अब डबल बार ग्राफ में क्या होता है, डबल बार ग्राफ बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बस ये थोड़ा सा स्लाइडिंग डिफरेंस है। इसमें स्लाइड डिफरेंस ये है कि इसमें 2 क्वांटिटीज को जो है वो कंपेयर किया जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने ये बनाया, ओके। अब जैसे कि पहले ही ये ओ एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये ओ वाई एक्सिस हो गया, ओके। अब इसमें क्या है, यहां पे इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। इंग्लिश के मार्क्स तो दिए हैं लेकिन वो ऐसे 1 के भी दिए हैं और ऐसे 2 के भी दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसे 1 में इतने मार्क्स आए और ऐसे 2 में। अब जब भी 2 क्वांटिटीज को यानी 2 सेट्स को कंपेयर किया जा रहा है तो हम उसका साइन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज ऐसे 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं खाली बॉक्स से और रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलिंग बॉक्स से। तो ऐसे 1 तो खाली रहेगा और ऐसे 2 का जो हमने साइन दिया है, कुछ भी साइन दे सकते हैं, डॉट 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 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे 2 का, तो ये कंपैरिजन हो गया कि ऐसे 1 में तो बच्चे ने 2 मार्क्स लिए इंग्लिश में और ऐसे 2 में उसने कितने मार्क्स लिए, 3 मार्क्स लिए, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें कंपेयर हो रही हैं, एक तो ऐसे 1 ऐसे 2 और दूसरा और सब्जेक्ट हो रहा है और उसके मार्क्स हो रहे हैं कंपेयर, ओके। ऐसे ही अगर हम मैथ में देखें तो मैथ में बच्चे ने ऐसे 1 में अगर हम ये बना दें तो अब इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है, इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ऐसे 1 में मैथ में तो मार्क्स आए बच्चे के 3, ठीक है, लेकिन ऐसे 2 में उसके मार्क्स कितने आए, 5। देखने से ही हमें कंपेयर कर रहे हैं हम इन मार्क्स को। अब इसमें 2 चीजें कंपेयर हो रही हैं, ऐसे 1 और ऐसे 2 के मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो इसमें ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ। उसके बाद आते हैं हम हिस्टोग्राम पे। अब ये डबल बार ग्राफ देखो, डबल बार ग्राफ मैंने ग्राफ पे भी बना के, ये देखो डबल बार ग्राफ में सबसे पहले तो हमें अगर 2 चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका साइन बनाओ कि कौन से साइन से हम कौन से चीज को हम कंपेयर करेंगे। मान लो कि ऐसे 1 के लिए हमारे पास पूरा बॉक्स जो है वो ब्लैंक है और ऐसे 2 के लिए हमारा जो है
वो बॉक्स जो है वो फिलिंग है। लेकिन जब भी हम टू थिंग्स को या टू सेट्स को कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में हम कोई भी बार जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम दो चीजों डबल बार ग्राफ बनाते हैं तो वो इकट्ठे बनते हैं, यानी उनके बीच में कोई ऐसा जो बार है वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद छोड़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक छोड़ रहे हैं तो एक छोड़ेंगे, दो छोड़ रहे हैं तो दो। इक्वल गैप होना चाहिए आपका यहां भी और यहां भी। ओके, तो ये होता है डबल बार ग्राफ। उसके बाद आता है हमारा थर्ड हिस्टोग्राम। एंड हिस्टोग्राम क्या होता है कि हिस्टोग्राम वैसे बेसिकली ये होता तो बार ग्राफ जैसा ही होता है, ठीक है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। हिस्टोग्राम के बार ग्राफ में गैप नहीं होता। अब ये देखो, ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ किया है हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें हमें क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ था कि यहां पे हमें दिया था 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 और फिर 30 से 40, यानी कुछ एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, 10 to 20, 20 to 30 एज। अब देखो 10 to 20 एज के पीपल कितने हैं, 4 हैं। 20 to 30 एज के पीपल कितने हैं, 5 हैं। ये पीपल हैं और ये हमें एज शो की गई है, ठीक है ना। और 30 to 40 एज के पीपल्स कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ किया है। अब बार ग्राफ में 2 बार के बीच में गैप होता है, जैसे कि ये देखो 2 बार के बीच में ये गैप हो गया, लेकिन हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम जो है वो कॉन्टिन्यूटी में बनता है, उसमें कोई भी हम गैप नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वहां पे हम क्लास इंटरवल जो है वो शो करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वहां पे हम एज जो भी हमें दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे एज दी है तो यहाँ पे हम एज लिख देंगे। एज मीन्स फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इन बातों को नोट करें कि देयर इज नो गैप बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। एंड जो ये जैग्ड लाइन है, जैग्ड लाइन जो यहाँ हिस्टोग्राम में हमेशा ये पहले जैग्ड लाइन लगती है, तो जो जैग्ड लाइन होती है ना, शो हो रहा है 0 से 10 के बीच में जो भी डाटा है वो शो नहीं हो रहा। ओके, सो इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। अब इसको चेक करते हैं। अब देखो कि हिस्टोग्राम में लेट्स सपोज ये एक प्लेस है, वहां पे एक सर्वे हुआ कि डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट पीपल जो हैं वो 10, अभी हमने डिस्कस किया कि 10 to 20 में 4 पीपल हैं। अब अगर हम इसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम में तो कैसे करेंगे, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, 0, 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना 10 से 20 जो है वो 5 कर देते हैं, 5 पीपल हैं। और 20 से 30 6 पीपल कर देते हैं यहाँ पे। और 30 to 40 जो है वो हमारे कितने हो गए, 3 पीपल हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं 5, 6, 3। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ओके, उसके बाद लास्ट वन आता है हमारे पास पाई चार्ट, या पाई ग्राफ भी कह सकते हैं इसे, पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ ये भी विजुअल मेथड है डाटा रिप्रेजेंट करने का। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट जब हम एक होल को डिवाइड करते हैं, होल मीन्स कि ये एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है हमारे पास, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो उसे कहते हैं पाई चार्ट। ये इसका सेंटर होता है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो ठीक है। अब लेट्स सपोज कि एक स्पोर्ट्स डे में हमसे पूछा गया कि कितने बच्चों ने कौन कौन सी गेम्स जो हैं वो पसंद है उनको। तो जो 50% हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें तो
क्रिकेट पसंद है। ओके, और 20% लोग बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल पसंद है, एंड 30% बच्चों को जो है वो टेनिस जो है वो पसंद है। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 100% हो गया। इसका मतलब जब भी हम पाई चार्ट को बनाते हैं, तो पाई ग्राफ को बनाते हैं, उसे इक्विवेलेंट इस रेशियो में बनाते हैं। तो अब देखो 50%, यानी से इसका आधा तो 50% ही होता है ना, तो दैट मीन्स ये 50% है, और 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को। अब इसमें से 20-30, ये 20% हो गया। 20% है तो ये फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, दैट मीन्स, और ये 30% हो गया, तो 30% जो है वो टेनिस जो है वो पसंद कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से हम पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाई चार्ट बनाने के लिए तो अब हम पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ भी तो करना है ना, तो वो ड्रॉ करने का जो वो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमें कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें दिया हुआ है बस, कार, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं कि 100 बच्चे तो हैं वो बस से आते हैं, और जो 60 बच्चे हैं वो कार से आते हैं। ओके, और अब स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 160 हैं। ओके, अब हमने इसका टेबल कैसे बनाना है ताकि हम एक इस पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकें? तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे। यह हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, उसी के बाद आपका जो पाई चार्ट है वो ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बस एंड कार। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 50 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 150 कर देते हैं, सो दैट वी कैन कट इट इजीली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं हमारे पास 150। अब ये हमारे पास दो डाटा गिवन है। अब इस डाटा को लेकर हमने सबसे पहले इसका सेंट्रल एंगल निकालना होता है। जो हमारे पास सेंट्रल एंगल आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमने एंगल्स को ड्रॉ करना है। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने स्टूडेंट्स हैं अपॉन जितने टोटल हैं, और क्योंकि जो सर्कल होता है, अब सर्कल में अगर हम 3 एंगल बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, लेकिन वो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 0 से 0 कटी, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240, यानी ये बस के लिए हम एंगल बना देंगे 240 डिग्री। और अब इसका भी निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल। कैसे निकलेगा? 50/150 इंटू 360। तो सबसे पहले 0 से 0 कटी, 5 3 ज़ा 15, और ये कटा 12 से, ये 120 डिग्री का। अब दो एंगल आ गए हमारे पास। जब हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कंपास से करना है आपने, और जब हम एक कंपास से सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक एंगल तो बनेगा 240 डिग्री का, ठीक है। तो 240 डिग्री का ये एंगल 240 डिग्री का बन गया हमारे पास, ये वाला एंगल पूरा। जो बाकी बचा 120 डिग्री का, यानी कि ये बच्चे जो हैं बस से आएंगे और ये वाले जो बच्चे हैं कार से। और इसमें हम कलर करके भी अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट डाटा हैंडलिंग। आई होप यू विल लाइक इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।